जरशे का निकाह हो रहा था, वो भी मूसा खान से। उसने सुना तो हवास भागता सी खानजादा के सर पर पहुंची। लाला ये नहीं हो सकता, लाला हैं वो मेरे, निकाह कैसे हो सकता है? परेशान सी बोलती खानजादा को वो मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। उसने जरशे को खुद से लगा लिया। लाला कहती हो? लाला है नहीं, ना वो गुलजान का बेटा है ना खान आजर का, फिर निकाह हो सकता है जरशे, घबराओ नहीं। तुम्हारे लाला है ना तुम्हारे साथ। उसका सर थपथपा कर अपने होने का उसे एहसास दिलाया। जरशे झिलमिलाती आंखों से उसे तकने लगी। क्या उसे बताने की ज़रूरत थी? जहाँ खानज़ादा खड़ा हो जाए उस जगह जरशे आजर खान के लिए मुश्किलात हराम हो जाया करती हैं। वो फैसला करे, फिर यकीन दिलाए। उसके बाद तो इनकार बनता ही नहीं था, क्योंकि वो अपने फैसलों को आखिर तक सही साबित करने की भरपूर कोशिश करता। वो सर झुका गई। सना बेगम ने मूसा के लिए जरशे का सुना तो सबके दरमियान साफ इनकार कर गए। खान जवार सर पकड़ गए। यहाँ मर्द फैसले करते हैं, औरतें नहीं। यूसुफ खान ने सर्द लहजे में जताया, ये लड़की मेरे बेटे के काबिल ही नहीं है। ये लड़की। सना बेगम के अगले जुमले से भी पहले मूसा उन्हें खींचता हुआ एक तरफ ले गया। ये सब क्या है मूसा? तुम्हें मना किया था ना इस लड़की का नाम कभी मत लेना। तुम इतने अरसे में फिर उसी से निकाह के लिए उठ खड़े हुए। वो नाजायज़। मोरे। मूसा ने सख्ती से उनकी बात काटी। मैं अब 5 साल पहले वाला मूसा नहीं हूँ जिसके सामने ऐसी बात करके आप चुप करवा देंगी। गुलजान ने कसम खाई थी ना कि उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। अगर गुलजान ने कह दिया तो यही सच है कि जरशे जायज़ औलाद है। और आपको एक बात बताऊं, अगर वो ना भी होती जायज़, मुझे कबूल थी और है। मैं तब भी सिर्फ आपकी वजह से चुप हुआ था। मुझे डर था कि आप जरशे को ये ताना ना दें, आप उसे जलील ना करें, मगर अब ये डर भी नहीं है। मैं इस हवेली के बगैर रह सकता हूँ। आपको मेरे सर की कसम, अगर कभी आपने ये झूठी बात जरशे या किसी और से कभी की तो मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाऊंगा, वरना। मूसा ने अटल लहजे में कहा तो सना बेगम साकित खड़ी रह गई। 5 साल पहले ऐसे ही एक रोज़ मूसा उनके पास आया था। वो जरशे से मोहब्बत करता था। उसने माँ से शेयर किया। उसे लगता था वो मान जाएंगी। जरशे गुलजान की नाजायज़ औलाद है। वो तो जरशे का सुनकर ही भड़क उठी थी। जरशे? वो नाजायज़ लड़की कभी हमारी बहू नहीं बनेगी। मूसा ने वजह सुनकर फटी फटी आंखों से उन्हें देखा। ये वजह नहीं, गाली थी। वो कुछ दिन चुप रहा, मगर फिर गुलजान के पास पहुंच गया। उनसे पूछा तो वो रो पड़ी। बच्चे, मेरी बेटी को ये गाली मत दो। हाँ, बहरोज़ खान के बेटे ने गंदी नज़र रखी थी, उसने गलत कोशिश की मगर नाकाम हुआ। मैं भी बाइज्जत हूँ और वो भी जायज़ है। सरदार साहब को मेरा यकीन नहीं आएगा कभी, इसलिए खामोश रहती हूँ। गुलजान के बोलने पर वो यकीन कर गया। सना बेगम के सामने गुलजान ने कसम खाई थी मगर उन्हें यकीन नहीं आना था और ना आया। मूसा इसी शर्त पर चुप हुआ कि सना बेगम दोबारा ये बात कभी नहीं करेंगी। उसने अपनी मोहब्बत अपने अंदर दबाकर आमना से शादी कर ली, जिस शादी को वो अच्छे से चला भी नहीं पाया। वो जिसका ज़र्फ अपनी मोहब्बत के लिए इतना बड़ा था कि अगर वो नाजायज़ होती तब भी उसको अपनाने को तैयार था। वो अपनी बीवी के माजी को मुआफ़ नहीं कर पाया था, क्योंकि मोहब्बत कहीं नहीं थी, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ था। आज 5 साल बाद वो जानता था खानज़ादा ने जरशे के लिए उसका इंतखाब किया, क्योंकि वो इस सारी हकीकत से वाकिफ़ था। 5 साल पहले वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, माँ के सामने हार मान गया। आज मजबूत मर्द था, उनको चुप करवा गया। सबके सादगी से निकाह कर दिए गए। जरशे भाई की बात पर चुप हो गई और सना बेगम बेटे की धमकी पर। खान हवेली की लड़कियां महफूज हो गईं। खटक फैमिली के बेटे की हालत नहीं संभली। एक खानदान जवान बेटे को मौत के दहाने पर अटका देख तड़पता उसकी जिंदगी की दुआएं कर रहा था। दूसरा खानदान बेटियों को गुलाम बनने से बचाने की तैयारियों में मगन था। गुलजान खामोश खाली नज़रों से बेटी को तक रही थी। उसकी हिफाजत का जैसे इंतज़ाम किया गया था, उनको दिल से खुशी थी, मगर दिल में हुक सी उठी कि काश उनके भाइयों ने भी एक बार कोशिश की होती उन्हें बचाने की। इस जहन्नुम में भेजने से, इस जहन्नुम से बचाने की। इस रस्म से वो भी वाकिफ़ थी। भाई के हिस्से की सज़ा भी झेल रही थी, मगर खानज़ादा की हरकत ने बताया था कि बहनें भाइयों के लिए कुर्बानी का बकरा नहीं हुआ करती। वो यावर के लिए लाख परेशान सही, उससे पहले लड़कियों को महफूज किया था। पहले उसने, अगर घर के किसी फर्द ने सज़ा झेलनी है तो वो क्यों नहीं, वो जिसने गुनाह किया है। अगर घर के ही किसी फर्द ने सज़ा झेलनी है तो फिर वो क्यों नहीं जिसने गुनाह किया है। वो मासूम ज़ात क्यों झेले जो बाहर के मामलात तक से बेखबर होती है, सिर्फ इसलिए कि वो बेटी है। बस इतना सा जुर्म। उसकी आंखें नम थी, लब मुस्कुरा रहे थे। उनकी बेटी का माँ जैसा नसीब नहीं हुआ था, क्योंकि उसके भाई उसके मामूओं जैसे नहीं थे। वन्नी की रस्म लेने वाले भी कठोर हैं, मगर संगदिल तो देने वाले भी होते हैं। बेटा कत्ल करके भी महफूज हो जाता है और बेटी को नाकर्दा गुनाह की सज़ा में जिंदा दफन कर दिया जाता है। फिर जो पीछे रोया जाए तो क्या फ़ायदा।
कसास में खून का बदला खून भी तो होता है। जैसे रोकर बेटी दी जा रही होती है वैसे भी रोकर बेटा दे दिया जाए, ऐसा क्यों नहीं होता। सादगी से दुरिया दरख्शां को रुखसत किया गया, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो पहले भी शहर में रहकर पढ़ती थी, वो अब भी अपनी तालीम पूरी कर लेंगी। पल वशे का साले ने भी यकीन दिलाया कि जब तक चाहे पढ़ सकती है। जरशे तो थी ही घर में। अपने कमरे से मूसा के कमरे तक पहुंच गए। सबको रुखसत करके खानजादा मूसा के पास पहुंचा। 5 साल पहले तुम आए थे मुझसे मदद मांगने, मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि मेरी बहन की ज़ात को सवालिया निशान बनाया गया था। आज मुझे ज़रूरत पड़ गई थी। तुमसे पूछे बिना मैं जानता था कि तुम हाँ करोगे। मैं शर्मिंदा हूँ, खुद गर्जी दिखा रहा हूँ और तुम परेशान थे कि इस बार फिर वही सब ना दोहराया जाए। मैं नहीं जानता इस बार तुमने चची को कैसे चुप करवाया। बस इसे रिक्वेस्ट समझना मूसा, चची को कभी जरशा से ऐसी कोई बात मत करने देना, वरना इस बार उनका सामना मैं खुद करूँगा और मैं सिर्फ अपनी बहन की सास समझकर बात करूँगा उनसे। खानजादा ने उसका कंधा थपथपाया। वो रिक्वेस्ट कर रहा था मगर लहजा वार्निंग देता था। इस बार तुम्हें सब माफ, तुम हुक्म करोगे भी तो भी चलेगा। मूसा शरारती लहजे में बोलता हंस पड़ा। हाँ, मैं परेशान हुआ था तुम्हारे फैसले से। मुझे वही डर लपेट में ले गया कि मोरे जरशे की ज़ात से पे कीचड़ उछालेंगी, मगर फिर मैंने हिम्मत की क्योंकि दूसरी बार बुज़दिली की वजह से अपनी मोहब्बत से हाथ नहीं धो सकता था। इस बार जाने देता तो खुद को मार देता। मूसा जज्बातीपन से बोलता खानजादा के गले लगा। वो बोला तो नहीं मगर शुक्रगुजार हो रहा था उसका। वो भाई से ज़्यादा दोस्त थे और मूसा पर उसने इस बार अपनी बहन के हवाले से यकीन करके एहसान ही तो किया था उस पर। खानजादा इत्मीनान से मुस्कुराया। प्रिहान सबके निकाह से फ्री होकर रूम में बैठी बार बार मिरा को कॉल मिलाने की कोशिश कर रही थी। उठकर स्लाइड डोर के पास जाकर बाहर तकने लगी। उन दिनों वो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से भी परहेज कर रही थी। रूम के बैक लॉन में भी सीढ़ी उतर कर जाती थी। एक बार पैर फिसलते फिसलते बचा और उसके बाद प्रिहान ने तौबा की थी। इतना नर्म मिजाज और केयरिंग हदीर, इस मामले में जैसे सख्ती से वार्न कर गया था। प्रिहान वाकई डरने लगी थी। मुलाजमा की मदद से सुबह ही नीचे जाती, सबके साथ बैठती। रेस्ट करना होता तो गुलजान के रूम में कर लेती। उसने गहरा सांस भरकर दोबारा से मिरा को कॉल मिलाई। वो कॉल काट रही थी। वो फिक्रमंदी से टहलती जा रही थी। जब रीमा की कॉल आई उसने फुर्ती से कॉल अटेंड की। रीमा, कुछ पता चला क्या? मिरा के लाला ठीक हुए? उसने बेताबी से पूछा। लहजे में फिक्र थी। मैं उसके कांटेक्ट में हूँ। वो कह रही है कि डॉक्टर्स अभी कोई भी जवाब नहीं दे रहे, बस दुआ करो। रीमा ने परेशानी से जवाब दिया तो वो मजीद फिक्रमंद हुई। क्या तुम्हें पता चला मिनाल के बाबा और दादा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है? काफ़ी केसेस हैं उन पर। वो तो फौरन गई हुई है, सुना है अब वापस आ रही है। उनकी फैमिली को मीडिया ने बहुत बुरी तरह जलील किया है। रीमा ने दोस्त का सोचकर उदासी से बताया। प्रिहान की आंखें फैल गई। हर तरफ से सब लपेट में आते जा रहे थे। जो भी था दोस्ती रही थी उनकी। वो भी परेशान हो गई। रीमा से कॉल पर बात करके वो चेंज करती बिस्तर पर लेट गई। खिलाफे तवक्को खानजादा आज रूम में जल्दी आ गया था। चेंज करके आया तो प्रिहान जाने किन सोचों में मुब्तला थी। उस पर लिहाफ सेट करता वो उसे खुद के करीब कर गया। क्या बात है, क्या सोच रही हो? उसने नरमी से उसका गाल सहलाया। अब उसके गाल काफ़ी फूले फूले से लगते थे। उसके सवाल पर चौंक कर वो उसे देखने लगी। परेशान हूँ मैं, सिर्फ आप सबकी फिक्र नहीं करते, मैं भी ऐसी ही हूँ। उसने नखरे से नाक चढ़ाकर कहा तो वो बेसाख्ता हंस पड़ा। उसने कहा था मुझे पहचानो। वो सिर्फ पहचान नहीं रही थी, अब उस जैसी बनने की कोशिश भी कर रही थी। ओह, तो मेरी छोटी सी वाइफ अपने साइज से बड़ी बड़ी फिक्रें पाल रही हैं। वो हंसकर उसे खुद से लगा गया तो प्रिहान उसके जुमले पर सदमे में ही आ गए। कौन छोटा है? पहले खानी मोरे को ये सदमा है, आज आपने भी जता दिया। वो मुंह बनाकर उससे दूर हुई थी। उसके खानी मोरे कहने पर मूसा खानजादा चौंका। यानी दोस्ती हो गई थी सास बहू में। वो मुस्कुराकर प्रिहान के नखरे देख रहा था। मैंने तो खुशी से जताया। कहते हैं मुसीबत जितनी छोटी हो उतना अच्छा होता है। वो हंसी दबाने के चक्कर में सुर्ख हो रहा था। प्रिहान को तंग करके जो सुकून मिलता था शायद दुनिया में उसकी कोई दवा ना हो। मुसीबत कौन है? आप और आपकी हवेली वाले खुद चलती फिरती मुसीबतें। ये जो सारी दुनिया का सकूत गारत किया हुआ है ना आप लोगों ने, उसका क्या? प्रिहान ने लड़ाका औरतों की तरह उसे जवाब दिया तो वो खुलकर हंसा। अच्छा छोड़ो, फिर तो हम एक जैसे हैं। तुम मेरे लिए मुसीबत, मैं बाकी सबके लिए मुसीबत। वो सुलाजू अंदाज में बोला। आंखों में शरारत थी। प्रिहान उसे खफगी से देखने लगी तो वो मुस्कुराकर। जरशा सादा लिबास में बैठी, लंबे बालों का जूड़ा बनाए, कन्फ्यूज सी उंगलियां चटखाती सोफे पर बैठी थी। मूसा आया तो एक नज़र उसे देखता चेंजिंग रूम में चला गया। जानता था उसके लिए मूसा से शादी अचानक फैसला है। उसे मिल गई थी इतना ही बहुत था। चेंज करके आया तो वो अभी तक वैसे ही बैठी थी।
आकर सो जाओ या आज रात वहीं बैठकर सोच विचार करने का इरादा है? वो नॉर्मल लहजे में बोलता बिस्तर सेट करता लेट रहा था। जर्शे मुंह खोले उसे देख रही थी। वो इतना नॉर्मल क्यों था? जर्शे के मुताबिक तो उसे इस अचानक शादी पर गुस्सा होकर कमरे में आकर चीज़ें पटक पटक कर जर्शे को घूरना चाहिए था, उसे लड़ना चाहिए था। जर्शे, मैं सो गया और फिर तुमने उठकर शोर किया तो मेरी नींद खराब होगी। सो जाओ, मसला क्या है तुम्हें? वो लेटा हुआ उठकर ऐसे बोल रहा था जैसे बहुत दोस्ती हो उनकी। जर्शे तो झटके पर झटका खा रही थी। मैं कहाँ? वो बौखलाकर बोलती सोफे पर नज़र घुमाने लगी। उसका इरादा समझकर मूसा मुस्कुराया। उसकी घबराई हुई हालत मज़ा दे रही थी उसे। यहाँ आ जाओ, यकीन करो खाऊंगा नहीं मैं तुम्हें। बेड के दूसरी तरफ साइड का इशारा करके दोस्ताना लहजे में बेड की दूसरी तरफ साइड का इशारा देकर दोस्ताना लहजे में वो बोला। जर्शे मजीद घबरा गई। कल तक वो लाला था जिसे बस छुप छुप कर यही देखती थी, बात तक करने की हिम्मत नहीं थी। आज उससे निहायत करीबी रिश्ता बन गया था। उसका यूं बात करना भी जर्शा को घबराहट में मुब्तला कर रहा था। आपके साथ कैसे? वो रूहान सी हुई। मुसीबत में इंसान फंसे और वो भी बिल्कुल अचानक, तब कैसी हालत होती है? ये कोई जर्शे से पूछता। जो ऊट पटांग सवाल करती खुद भी शर्मिंदा हो रही थी। जैसे निकाह किया, रूम में आई, बात कर रही हो, वैसे आकर सो भी जाओ अब। वो मुस्कुराहट दबाकर बोलता जानबूझकर उसे मजीद घबराने पर मजबूर कर रहा था। वो लब कुचलती, पहलू बदलती, अभी कुछ बोलती कि वो सर पर पहुंचता, उसकी कलाई थाम कर उठाता, बेड की तरफ बढ़ा। जर्शे बुरी तरह से सटपट आई। लेटो और अब सो जाओ, रात सोने के लिए बनी है, बाकी सोच विचार हैरत घबराहट सब सुबह कर लेना उठकर। वो उसे वहां लेटाकर सकून से बोलता, उस पर लिहाफ डाल गया। जर्शे आंखें नीचे सिमट कर सोती, अच्छे बच्चों की तरह उसकी बात मान गई। वो करवट बदल कर सोता रहा ताकि आराम से सो सके। जर्शे चोर नज़रों से उसकी पुश्त तकती जा रही थी। घबराए हुए परेशान दिल को ठारस सी मिली। वो तो काफ़ी अच्छा इंसान रहा था। वो तो सोच सोच कर खामखा पागल होती रही थी। नर्म सी मुस्कान लबों पर सजाए वो भी सो गई। वकार साहब खूब खेल खेला, पैसा ले लिया और लड़की का लालच देकर झूठ पर झूठ बोलते। तुमने अदम शाह को जैसे पागल बना रखा है ना, मानना पड़ेगा। वकार साहब अदम शाह के अचानक फिर से कॉल और कॉल पर बोले जाने वाले जुमलों पर घबरा उठे। क्या मतलब जनाब? मैं समझा नहीं। यकीन करें, सच कह रहा हूँ, वो अपनी बहन के पास गई हुई है मुल्क से बाहर। जैसे ही आएगी तो वकार साहब को मिसेस शाइस्ता ने जो कहा वो वही दोहराते उस बंदे को पुरसकून करने की कोशिश कर रहे थे। शट अप, वो धाड़ा। सर घूम गया था, यानी अब भी झूठ, वो भी दीदा दलेरी से। मैंने देख लिया कि किस मुल्क गई हुई है। किसी मुल्क, किसी अमीरजादे की महंगी गाड़ी में घूमती फिर रही है। तुम जैसे लालची इंसान से ये तवक्को की जा सकती है कि मुझे बहलावा देकर किसी और को बेच दिया हो तुमने लड़की को? वो सर्द लहजे में बोलता वकार साहब के रोंगटे खड़े कर गया। वो भी इस बात पर हैरान हुए। पहले तो मैं इज्जत से निकाह कर रहा था ना, अब ऐसा है कि पहली फुर्सत में मेरा पैसा वापस करो और उस लड़की को अब मैं खुद उठवा लूँगा। निकाह करती है मेरी जूती इस्तेमाल करके फेंकूंगा, ऐसे कि दुनिया देखकर इबरत हासिल करे। वो बोला नहीं, पुकारा था। कॉल काट दी गई। वो जम से गए थे। अदम शाह जो पैसा उधार देकर एक एक पाई का हिसाब लेने में मशहूर था, उसकी धमकी वकार साहब को झंझोड़ कर रख गई। पैसा कहाँ से लाएं? अब पैसा बराबर कर भी लें तो पुरवा का क्या? अदम शाह से निकाह करके देने को तैयार हो गए थे कि चलो फ़ायदा पहुंचता रहेगा। वो पुरवा से बड़ा था मगर जवान मर्द था, ऐसा कोई बड़ी उम्र का भी ना था। वो बेहिस हो गए थे, मगर अब जो वो करता ऐसा तो वो सोच भी ना सकते थे। गुस्से से भरे शाइस्ता बेगम के सर पर पहुंचे। कहाँ छुपाया है पुरवा को? झूठ बोला था ना मुझसे? यानी तुमने उस रोज़ घर आए अदम शाह की बातें सुन ली थी, तुमने सब जान लिया था, तो अब ये भी जान लो कि तुम्हारी सोच से ज़्यादा घटिया इंसान है वो। मैं निकाह करके देता मगर अब वो ऐसे ही ले लेगा, और जो हाल करेगा ना तुम अपनी इस हरकत पर पछताओगी। वो धाड़ते हुए बिना कुछ छुपाए सब खोलते चले गए। शाइस्ता बेगम शौक से और खौफ से लड़खड़ा गई सुनकर ये सब बातें। अब जिनको दी है ना भांजी, उनसे कह दो सारी उम्र के लिए एक घर में छुपा दे, कम से कम तब तक जब तक अदम शाह जिंदा है। मैं कुछ वक्त के लिए कहीं रुपोश हो रहा हूँ, तुम भी उसी भांजी के पास चली जाओ। वो चीखते चिल्लाते उन्हें जता कर बोले और संगदिली से अपना ज़रूरी सामान लिए तेज़ी से घर से निकल गए। वो दिल के यकदम बढ़ते शदीद दर्द को संभालती ज़मीन पर गिरती चली गई। वो दोस्तों के साथ घूमता फिरता घर पहुंचा तो शाम ढल रही थी। अपार्टमेंट में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। पूर्वा अभी भी अपने कमरे में ही बंद थी। अहमद और हसन के साथ अच्छा वक्त गुजार कर उसका गुस्सा काफ़ी हद तक कम हो गया था, मगर इतना नहीं कि पूर्वा को बख्श देता। वो सीधा उसके कमरे में पहुंचा और धाड़ से दरवाज़ा खोलता अंदर गया। वो सॉफ्ट लाइंस ऑन किए।
सोफे पर नीम दराज मोबाइल पर कुछ देखने में मसरूफ थी। वही लापरवाह सा हुलिया और ईसा की हुड पर कब्जा जमा लिया था। वो तनफन करता उसके सर पर पहुंचा। पूर्वा ने जल्दी से मोबाइल रखा। हैंड्स फ्री उतारने का भी मौका नहीं मिला। वो उसे हाथ से पकड़कर खींचता खड़ा कर गया। तुम आयरा से कब मिली? उस दिन फार्मेसी के आगे? क्या कहा था उससे तुमने? गुस्से से चबा चबा कर बोलता उसे झटका देकर वो पूछ रहा था। उसे बहुत याद करके एक वही मौका नजर आ रहा था जब वो उसे अपनी गाड़ी में बाहर लेकर गया था। वैसे तो वो निकलती ही नहीं थी। जिज्जी को कौन कब? वो उसके झटके पर बौखलाती परेशानी से पूछने लगी। अचानक हमलावर हुआ था कि समझ ही नहीं पाई थी वो आखिर बात क्या कर रहा था। वो आयरा की बात कर रहा हूँ, वही लड़की जो यहाँ आई थी। ईसा ने दांत पीस कर उसे याद दिलाया। जी, वो फार्मेसी के सामने वो खुद आई थी वहाँ। वो जल्दी से वजाहत देते यही समझी शायद वो उससे मिलने पर नाराज़ हो रहा है। क्या कहा उससे? बीवी हो मेरी? बहुत शौक है मेरी बीवी बनने का। बताऊं बीवी क्या होती है? वो यकदम लहजा सर्द करके बोला और उसके बाल मुट्ठी में जकड़ता उसके चेहरे को अपने करीब लाया तो पूर्वा सहम गई। तो क्या मैं बीवी नहीं हूँ? पूर्वा ने डरते डरते भी सवाल कर लिया। उसे तो यही कहा गया था कि बीवी है, निकाह भी हो चुका था, साथ भी रह रहे थे, फिर वो बीवी कहने पर क्यों गुस्सा हो रहा था? वो उलझ सी गई। वाह, तंज कर रही हो, बहुत खुश हो बीवी बनकर के हर जगह ऐलान करती फिर रही हो। आज तुम्हारे ट्रेलर दे ही दूँ बीवी होना कैसा होता है। उसे खींचकर खुद से लगा था। वो उसके समझने से पहले उसके गाल पर दांत गाड़ गया। पूर्वा की बेसाख्ता चीख निकली। वो उसे फिर भी छोड़ने पर तैयार नहीं हुआ। पूर्वा धक धक करते दिल के साथ बुरी तरह खौफ का शिकार होती उसकी गिरफ्त में मचल रही थी। ईसा अपना गुस्सा उतारता पीछे हुआ तो उसके दोनों गाल सुर्ख हो रहे थे। बेयकीनी से सुर्ख लबों पर हाथ रखे वो पीछे, उसकी तकती हुई भीगती आंखें सुर्ख खौफ से फैल चुकी थी। बस इतना ही बर्दाश्त कर सकती हो और इतने मज़े से कहती फिर रही हो कि ईसा खान की बीवी हो। अभी तो जो मैंने किया है ना, लोग आजकल मोहब्बत में ये कर जाते हैं। एक छोटा सा ट्रेलर दिया है तुम्हें। तमस्कर से उसे देखता वो जताते लहजे में बोला। पूर्वा रो रो कर हलकान हो रही थी। उसे सिर्फ पहले डर लगता था, अब तो बेहद बुरा भी लग रहा था। वो हदीर को आइडियल मानने वाला मूसा वाली गलती दोहराता अब बिना शर्मिंदा हुए जैकेट झाड़ता वहाँ से जा चुका था। पूर्वा खौफ की शिद्दत से लरसती सोफे के पास नीचे बैठी रोती चली गई। वो चेंज करके रात के खाने के लिए कुछ लाने बाहर निकल गया। उसके मुताबिक वो वही करके आ रहा था जो वो छोटी बला डिजर्व करती थी। अगर बीवी बीवी की रट लगा रही थी तो उसे अच्छे से पता चलना चाहिए कि ईसा की बीवी बनकर क्या कुछ हो सकता है उसके साथ। बिरयानी और चिकन लेकर पहुंचा। किचन से प्लेट स्पून उठाकर बाहर लाउंज में टेबल पर रखे। पूर्वा को कमरे में जाकर देखा तो वो भी गालों पर हाथ रखे रो रही थी। ईसा ने नाक चढ़ाया। अब ऐसा भी कोई जुल्म नहीं हुआ तुम पर कि रो रही हो। तुमने बात ही क्यों की आयरा से? ओके, मेरी बला से जो वो समझे समझे, मगर हम दोनों का निकाह आर्जी है। हालात संभलते ही अलग होना है तो ज़रूरी है इश्तहार लगाया जाए। फिर इस नाम नेहद रिश्ते का हर जगह। तुम्हारी शकल में कुछ नहीं बैठता, सब मैं बताऊंगा क्या? उसके सामने बैठकर जिद चोता उसे वो गलती बताने लगा जिसकी सज़ा दी थी। पूर्वा उससे दूर होती मुँह छुपाने लगी। ईसा ने उसके दोनों हाथ पकड़कर गालों से हटाकर देखा तो वाज़े सुर्ख निशान बने थे। नम गुलाबी शफाफ चेहरे पर सुर्ख होते गाल। वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो मज़े लेता हंसने लगा। पूर्वा ने उसकी बेहिसी पर आंखें मीच कर सिसकी दबाई। ईसा ने संजीदा होते उसके हाथ छोड़कर गहरा सांस भरा। मैं जब भी कोशिश करता हूँ कि तुम पर गुस्सा ना करूँ, सख्ती ना करूँ, तुम ऐसी कोई हरकत कर जाती हो कि मैं, यार तुम मुझे पहले दिन से अब तक सिर्फ इरिटेट कर रही हो। आई मीन ओके, मे बी तुम क्लियर और काइंड बिहेवियर डिजर्व करती हो, मगर मुझे इतना गुस्सा आता है कि दिल करता है कि तुम्हें। वो अपनी कैफियत बताता मुठ्ठियाँ भींचकर जब्त करने लगा। वो समझ नहीं पाया उसके रोने पर गुस्सा बढ़ रहा था उसका। अब बताओ कौन लड़की होती है ऐसी अक्ल से पैदल, हर वक्त उल्टी हरकतें करने वाली? और ये तुम्हारा हुलिया, और ये बाल देखो कैसी बच्चों जैसी कटिंग है, कंधे से नीचे जाते ही खत्म। तुम बिल्कुल मेरी टाइप की नहीं। उस पर ऐसी हरकतें करोगी तो गुस्सा ही आएगा ना। वो नफ़ी में सर हिलाता बोल रहा था। पूर्वा को फ़र्क नहीं पड़ता था वो उसे पसंद करे या ना करे, उसे बस वो बुरा लग रहा था। गालों पर हाथ रख के वो सिसक रही थी। आओ अब खाना खाएं, आइंदा कोई ऐसी वैसी हरकत ना करा ना जो मुझे बुरी लगे, वरना बस यही सज़ा मिलेगी, याद रखना। उसे वार्निंग देता ज़बरदस्ती उठाने लगा। मुझे खाना नहीं खाना, हाथ मत लगाए मुझे। पूर्वा हाथ छुड़वाकर मजीद पीछे खिसक कर बोली तो ईसा ने घूर कर उसे देखा।